हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी लमार्किज्म स्टडी करेंगे। जीन बैप्टिस्ट पियरे एंटोइन डी मोनेट लमार्क ने 1744 से 1829 के बीच में एक प्रिंसिपल दिया एवोल्यूशन का, जिसे हम डॉक्ट्रीन भी कहते हैं। ये इसको बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने अपनी थ्योरी को या डॉक्ट्रीन को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की डॉक्ट्रीन को फिलोसॉफी ज़ूलॉजी में पब्लिश किया। लमार्क ने ही सारे लिविंग क्रीचर्स पास्ट से लेके प्रेजेंट तक के उनको एक स्टेयर्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, जिसमें स्टेयर्स के टॉप पर प्राइमेट्स होते हैं। लमार्क की थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी जो कैरेक्टर्स किसी इंडिविजुअल के अंदर एक्वायर किए गए उनका इनहेरिट हो जाना, इसी को लमार्किज्म नाम दिया गया। अब जो एनिमल्स जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं, उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट उन पर कुछ इफ़ेक्ट डालता है और उस इफ़ेक्ट की वजह से उनमें कुछ चेंजेस उनके स्ट्रक्चर में या उनके फंक्शन में आ जाते हैं, और ये चेंजेस उनके एक लाइफ टाइम में, उनकी खुद की लाइफ टाइम में, ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम में एक्वायर हो जाते हैं उसके द्वारा, और दीज आर देन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन्स। ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते जाते हैं, कई सारे चेंजेस होते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट से। जब कई सारे चेंजेस आते हैं तो वो इनहेरिट हो जाते हैं और अल्टीमेटली दे फॉर्म अ न्यू स्पीशीज, ऐसा लमार्क की थ्योरी कहती है। अब लमार्किज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं बेसिक, जिनमें से एक है न्यू नीड्स। मतलब आवश्यकता होने पर, जब जब ऑर्गेनिज्म को नई प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसमें चेंजेस उसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नई आवश्यकताएं पैदा करता है। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है और ऑर्गेनिजम्स अपने आप को उस नए या चेंज एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए अपनी बॉडी में वो चेंजेस ले आते हैं। इसके लिए ऑर्गेनिजम्स को कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और ये एफर्ट्स उनके हैबिट्स में या उनके व्यवहार में चेंज ले आते हैं। जब भी नई आवश्यकताएं एनिमल को होती हैं या ऑर्गेनिज्म को होती हैं, उस आवश्यकता की वजह से ऑर्गेनिज्म में नए ऑर्गन्स या नए पार्ट्स बन जाते हैं। अगर वो ज़रूरत बनी रहती है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो फॉर्म हुआ है न्यू नीड्स की वजह से, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स कैसे होता है, मतलब न्यू कैरेक्टर्स कैसे आते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो न्यू कैरेक्टर्स लिविंग बींग्स में दो प्रकार से आ सकते हैं, ये लमार्क की थ्योरी कह रही है, जिसमें पहला है कि बाय यूज़ एंड डिसयूज़। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी एनिमल में न्यू हैबिट्स डेवलप होती हैं तो उसमें कुछ ऑर्गन्स का आवश्यकता अनुसार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कुछ ऑर्गन्स का कम यूज़ होता है, ज़रूरत नहीं होती उनको चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। लेकिन जिस ऑर्गन का कंटिन्यूस यूज़ होता है वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो जाता है और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और बहुत एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन जो ऑर्गन बिल्कुल काम में नहीं आ रहा किसी ऑर्गेनिज्म के, तो वो ऑर्गन धीरे धीरे साइज में कम होता जाता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
ऐसा ही लमार्क ने इसको अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जाम्पल दिया, जो कि हमारी बॉडी में भी पाई जाती हैं, बहुत सारे एनिमल्स में भी होते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में हैं तो सही, मतलब प्रेजेंट हैं, लेकिन दे आर नॉन फंक्शनल, काम नहीं करते हैं, वो उनका कोई फंक्शन या कोई रोल नहीं होता है। तो ये कभी ऐसा माना गया कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो कभी हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल हुआ करते होंगे। अब यूज एंड डिसयूज के अलावा दूसरा था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिट कर लिए जाते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, लाइट या फूड या इस तरीके की चीज़ों से अगर कोई इनका इन्फ्लुएंस होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन और उनके बिहेवियर पे, व्यवहार पर भी असर पड़ता है, और इसकी वजह से उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब अगर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है तो ऑर्गेनिजम्स अपने नए कैरेक्टर्स डेवलप कर लेते हैं। ये कैरेक्टर्स जो किसी भी एनिमल में अक्वायर कर लिए जाते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कई सारी चीज़ों पर असर डालती है, तो वो कई सारे चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं उसकी लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म की, और या फिर यूज़ और डिसयूज़ की वजह से भी जो ऑर्गन्स का अधिक यूज़ होता है वो ज़्यादा डेवलप हो गए, जिनका कम यूज़ होता है वो डिसअपियर होते जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट और यूज़ और डिसयूज़ को मिला कर के जो असर होता है वो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स में परिवर्तित हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के या एनिमल के। तो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या चीज़ है? देखिए, कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा अक्वायर किए जाते हैं अपने जीवन में, वो दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। कुछ जनरेशन में या हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, और जो पुराने कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से कुछ जनरेशन्स के पश्चात कोई भी स्पीशीज अपने पेरेंट से काफ़ी अलग हो जाती है और एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे जिराफ के अंदर लॉन्ग नेक डेवलप हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ लॉन्ग नेक का। तो ओरिजिनल जो उसको फ्रीली ग्रास अवेलेबल होती थी तो उसकी नेक छोटी थी, ओरिजिनली शॉर्ट नेक एंसेस्टर है। अब ये जो एग्जाम्पल है जिराफ का, दैट इज ड्रिवन बाय नीड, मतलब आवश्यकता पड़ी तो जिराफ के नेक में चेंजेस आए। अब देखिए ये दूसरा जो जिराफ बना है, इसमें जैसे जैसे लैंड ड्राई होती गई जहाँ पर ये रहते थे तो वहाँ पे ग्रास ख़त्म होने लग गई और इनको अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए इनको ट्रीज की लीव्स पर फीड करना था, तो उसके लिए इनको अपनी नेक स्ट्रेच करनी पड़ती थी। तो नेक स्ट्रेच करने लगे तो धीरे धीरे ये इनकी नेक थोड़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट स्टेज में देखिए और स्ट्रेचिंग हुई तो और लंबी हो गई, और अल्टीमेटली जिराफ की नेक प्रोग्रेसिवली लॉन्गर होते होते इतनी लंबी हो गई कि ये पेड़ की लीव्स तक आराम से, देखिए पेड़ की लीव्स खाने लग गए, किसी भी ट्री की लीव्स पर फीड करने लग गए, तो इनको धीरे धीरे इनकी नेक स्ट्रेच होकर लंबी हो गई। तो ये इनकी नीड थी, क्योंकि इनको फूड अवेलेबल नहीं था ग्राउंड पर, इसलिए इनको ट्रीज़ की तरफ स्ट्रेच करना पड़ा ट्रीज़ पर की लीव्स को पाने के लिए, और धीरे धीरे इनकी नेक लंबी हो गई। अब ऐसे ही लमार्क ने एग्जाम्पल दिया स्नेक्स का कि स्नेक्स जो थे ओरिजिनली उनमें लिम्स प्रेजेंट होते थे, लेकिन क्योंकि इनकी बरोइंग हैबिट थी और बरोइंग हैबिट में लिम्स अगर हों किसी भी एनिमल के तो वो हिंड्रेंस ही पैदा करते हैं एक तरीके से बरो में जाने के लिए। तो स्नेक्स जो हैं वो क्रीपिंग एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए, बन गए क्रीपिंग एनिमल्स, और उनमें लिम्स डिसअपियर हो गए। ऐसे ही एक्वाटिक बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ। एक्वाटिक बर्ड्स जो जब पानी में रहने लग गई बर्ड्स, तो उनको पानी में तैरने के लिए उनको अपनी डिजिट्स को स्ट्रेच करना पड़ता था, और डिजिट्स को स्ट्रेच करने से उसके बीच में स्किन को स्ट्रेच करना पड़ता था। ऐसे कई जनरेशन तक हुआ, तो एक्वाटिक बर्ड्स के फीट में
वेब बन गए, वेब्ड फीट हो गए, जो कि उनके लिए एक्वाटिक मीडियम में रहने के लिए यूजफुल थे। ऐसे ही लमार्क ने बताया कि हॉर्स और डियर जैसे कर्सोरियल एनिमल्स हैं, वो भी पहले तो जहाँ रहते थे, जिस हैबिटेट में रहते थे, वो वहाँ पर ग्रीन पास्चर्स थे, आराम से सॉफ्ट लैंड थी, तो आराम से वो उस पर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे लैंड ड्राई हो गई और उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, तो उनके फीट में चेंज आ गए। उन्होंने उनकी जो डिजिटिग्रेड कंडीशन थी फीट में, दैट चेंज टू अंगुलिग्रेड कंडीशन, और अब वो ज़मीन पर तेज़ दौड़ने के लिए उनके जो फीट थे वो उसके लिए अडेप्ट हो गए। तो इस तरीके से हॉर्स और डियर में के फीट में एवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही जो मोल्स होते हैं, छछूंदर होते हैं, जिसको हम छछूंदर बोलते हैं, तो मोल्स होते हैं वो बरो बना के रहते हैं, और क्योंकि वो हमेशा सबटेरेनियन एनवायरनमेंट में रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं बरोज में अपनी, तो उनकी आइज़ का कोई खास फंक्शन नहीं होता, ऐसा मानते थे लमार्क, और उन्होंने इसीलिए ये कहा कि इनकी आइज़ मोल्स की रिड्यूस हो गई। अब ह्यूमन बींग्स में, हमारे अंदर आप देखिए, अपना जो एक्सटर्नल ईयर या जिसे हम पिन्ना कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, हम उसको मूव नहीं कर सकते, पिन्ना बिल्कुल फिक्स्ड होता है। और ये पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना जो है वो रैबिट के अंदर, डॉग या एलिफेंट्स, कई सारे एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, फंक्शनल होता है, क्योंकि उनको वो जिस हैबिटेट में रहते हैं वहाँ पर उनको अपने पिन्ना को, साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के काम में लेते हैं उसको सराउंडिंग्स में से अपनी, तो इसलिए उनके एक्सटर्नल ईयर जो है वो इफेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते कि हमको बहुत सारे इतना चौकन्ना रहना पड़े कि साउंड वेव्स कलेक्ट करनी पड़े, तो इसलिए हमारे जो एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना है वो रिड्यूस्ड है। अब आपने कई बार देखा होगा कि एक ब्लैक स्मिथ, जिसे हम लोहार कहते हैं, वो उसकी बार बार वो जिस, मतलब राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड जो भी है, तो जिस हैंड से वो अपने यूज़ कर रहा है सबसे ज़्यादा ब्लैक स्मिथ, उस आर्म की मसल्स उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। तो ये यूज़ पर है कि अगर एक्सेसिव यूज़ किया एक हाथ का, तो उसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो गई। तो लमार्क की थ्योरी जो थी, वो जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, उसकी काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स से उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए, और उन्होंने पाया कि जो लमार्क ने कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो लमार्क की थ्योरी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था दो वर्कर्स से, जिनका नाम था कुवियर एंड वीजमैन। कुवियर एंड वीजमैन ने उनकी थ्योरी को नकार दिया था। अब इन लमार्किज्म के जो ऑब्जेक्शन थे लमार्किज्म पर, उनमें से कुछ जो है वो मैं आपको बताती हूँ। कि एक लमार्क ने कहा कि जो टेंडेंसी होती है साइज़ बड़ा होने की, वो कई सारे फॉर्म्स में देखी जाती है, और लेकिन कई बार इवोल्यूशन जो है उसमें साइज़ का रिडक्शन भी देखा गया है। लमार्क के अनुसार तो जिस ऑर्गन को आप बहुत यूज़ करोगे वो ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इवोल्यूशन में साइज़ का रिडक्शन भी हो जाता है। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें ट्रीज़ सबसे पहले आए, तो ट्रीज साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन उसके बाद जो नए फॉर्म्स आए, जैसे श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं या ग्रासेस हैं, वो बाद में इवॉल्व हुई, लेकिन वो साइज़ में छोटी थी। फिर कुछ लोग, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम करते हैं तो हमारी आइज़ धीरे धीरे वीक हो जाती हैं, और हमको स्पेक्टिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, या साइट को, अपनी इम्पेयर्ड साइट को ठीक भी कराना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्योरी गलत हो गई कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी ऑर्गन को यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, अधिक डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो सेकंड, इनके लमार्किज्म के अगेंस्ट जो एक और ऑब्जेक्शन रेज किया गया, वो ये था कि लमार्क ने कहा कि नए ऑर्गन्स तब डेवलप हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब उसको उसकी आवश्यकता होती है। तो फिर ह्यूमन बींग्स जो बहुत मतलब जनरेशन से वो चाहते हैं कि वो उड़ सकें, वो उन्होंने अभी तक अपने विंग्स क्यों नहीं डेवलप किए। तो ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्शन था,
फिर अब लमार्क ने कहा कि इन्वायरमेंट का असर होता है ऑर्गेनिजम्स पर, तो ये कुछ पार्ट में सही भी था क्योंकि इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स पर, लेकिन ये इफ़ेक्ट टेम्प्ररी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन पर, और जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में अपने इन्वायरमेंट से के इफ़ेक्ट से, वो उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट नहीं होते। ऐसे ही ये लमार्किज्म ये नहीं समझा पाई कि कैसे किसी ऑर्गन को बहुत अधिक यूज़ करने से या बिल्कुल यूज़ नहीं करने से उसका साइज़ कैसे बदल जाएगा, और वो अगर बदल भी जाएगा तो वो उसकी ऑफस्प्रिंग में कैसे आएगा, इसको लमार्क नहीं समझा पाए। तो दीज आर अ फ्यू ऑब्जेक्शंस टू लमार्किज्म। अब कई सारे वर्कर्स ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को डिस्कार्ड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि अगर किसी भी कोई भी इंडिविजुअल पेरेंट्स अगर ब्लाइंड हैं, डेफ हैं या लेम हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड, डेफ या लेम हों ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर पेरेंट्स के अंदर कहीं पे भी कोई म्यूटिलेशन मतलब कट या कोई भी चोट, घाव जो होता है या कुछ हो जाए, निशान हो जाए किसी चीज़ का, वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट नहीं होता है। तो इसका मतलब जो चेंज आया किसी भी इंडिविजुअल में वो इनहेरिट नहीं हो सकता। चाइनीज़ वुमेन में फीट बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके लिए वो स्पेशल शूज़ बनाते हैं उनको छोटे बचपन से ही, जिससे कि पैर का साइज़ बहुत बड़ा ना हो। इंडियन वुमेन में हमने देखा है नाक में और ईयर्स में पियर्सिंग करवाती हैं और उसके बाद वो उसमें कुछ पहनते हैं ऑर्नामेंट। ज्यूज़ और मुस्लिम्स में पेनिस में सर्कमसिजन कराया जाता है, ये उनका बहुत पुराना कस्टम है, लेकिन ये सारे चेंजेस उनके ऑफस्प्रिंग्स में नहीं देखे जाते क्योंकि दिस इज़ नॉट अ हेरिडिटरी फिनोमिना। किसी भी रेसलर की के अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स देखी जाती हैं, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनमें ऐसा नहीं देखा जाता, स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती, वो केवल एक्सरसाइज करने से ही डेवलप की जा सकती हैं। ऑगस्ट वीजमैन ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया इस थ्योरी को नकारने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि 80 जनरेशन तक, 80 जनरेशन्स तक रैट्स की टेल को वो काटते गए। अब टेललेस पेरेंट्स जो थे उनकी ऑफस्प्रिंग्स कभी भी टेललेस नहीं थी, सबकी टेल थी। इसका मतलब कि किसी भी जनरेशन में अगर कोई इंडिविजुअल में अगर टेल गायब हो गई तो ऐसा नहीं है कि उसके ऑफस्प्रिंग में भी टेल नहीं पाई जाएगी, जिससे ये प्रूव होता है कि अक्वायर्ड कैरेक्टर है दैट इज नॉट इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स। पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने माइस को एक पर्टिकुलर बेल के लिए ट्रेन कर दिया था कि वो जैसे ही बेल को सुनेंगे तो वो फूड लेने के लिए आएंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग उन्होंने उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उन माइस के, ट्रेंड माइस के ऑफस्प्रिंग में नहीं देखी गई उनके द्वारा। फिर लास्ट में लमार्क को सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा वो था वीजमैन और मेंडल, वीजमैन की थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म और मेंडल्स के इनहेरिटेंस लॉज से। जर्मप्लाज्म थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो जर्म सेल्स और दूसरी सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स गोनैड्स के अंदर होती हैं और वो हेरिडिटरी मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करती हैं, जबकि सोमैटिक सेल्स जिनसे बॉडी बनती है वो हेरिडिटरी मटेरियल को ऑफस्प्रिंग तक कैरी ऑन या पास ऑन नहीं करती हैं। अब जब भी किसी ऑर्गेनिज्म पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है या फिर वो अपने ऑर्गन्स का यूज़ या डिसयूज़ से उसके ऑर्गन्स पर जो भी इफेक्ट आता है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में आता है, केवल सोमैटिक सेल्स में। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सोमैटिक जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो जर्म सेल्स पर अपना असर नहीं डालते हैं। और क्योंकि जर्म सेल्स पर असर नहीं होता है एनवायरनमेंट का, इसलिए इन चेंजेस को, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट के इफेक्ट से आए हुए चेंजेस को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अब
आज की तारीख में लमार्क की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की, वो एक गलत एरोनियस असम्पशन माना जाता है. So that's all for Lamarckism. I hope you have understood. Thank you.